2014 में भारत की सरकार ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को लॉन्च किया। मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव को लॉन्च करने के दो बड़े कारण थे। सबसे पहला कारण ये था कि भारत में 2014 में मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो स्टैग्नेंट हो चुकी थी। स्टैग्नेंट होने के कारण से ये प्रॉब्लम थी कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो बेसिकली जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 16% के बियॉन्ड नहीं कर पा रहा था। इस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन ये हुआ कि क्या हम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाकर 25% तक ले जा सकते हैं। उसको ले जाने के लिए गवर्नमेंट ने जो कॉन्सेप्ट अपनाया वो था मेक इन इंडिया। उस समय कुछ लोगों को लगा कि मेक इन इंडिया नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी की तरह, जो कि प्रीवियस गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, उसी की तरह केवल एक स्लोगन रह जाएगा। पर दिक्कत ये थी कि वो स्लोगन नहीं रहा, वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव मिशन बना जिसके तहत कई सेक्टर्स में, टू बी प्रिसाइज 25 डिफरेंट सेक्टर्स में इंडिया ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि बाहर से आई हुई पूंजी को आने की अनुमति भी दी और उसके तहत इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक्सपैंड करने की एक अपॉर्चुनिटी दी। बाहर से इंडिया में पैसा आना शुरू हुआ, बाहर से कई कंपनियों ने इंडिया में पैसा लगाना शुरू करा। लेकिन जब उन्होंने पैसा लगाने की कोशिश करी तो उन्होंने भारत की सरकार को एक कंप्लेंट करी। कंप्लेंट ये थी कि आपके यहाँ पर व्यापार करना आसान नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक कॉन्सेप्ट था, वो एक प्रॉब्लमेटिक कॉन्सेप्ट बन के रहा। इस कॉन्टेक्स्ट में भारत की सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स उठाते हुए सबसे पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए रैशनलाइजेशन ऑफ ओल्ड लॉज, पुराने ऐसे कानून जिनके तहत बिजनेस प्रॉस्पर नहीं कर पा रहा था, उन लॉज को रिपील किया। दूसरा, बिजनेस फ्रेंडली इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ऐसे कानून पास किए जिसके तहत इन्वेस्टर कम्युनिटी में ग्लोबल लेवल पर कॉन्फिडेंस आए। एक उदाहरण के तौर केस इन पॉइंट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी, जिसको लाया इस रीजन से गया कि टैक्स रैशनलाइजेशन होगा, सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन होगी, राज्यों के बीच और केंद्र सरकार के बीच अगर सहमति के तहत ये कानून लाया जाएगा तो यहाँ पर फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा। इसके आने के बाद अरविंद पंगारिया की स्टडी कहती है कि आज जीएसटी के बाद भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में इम्प्रूवमेंट दिखी है। कौशिक बासु की स्टडी कहती है कि आज जब से जीएसटी आया उसकी वजह से इंडिया एक एफडीआई मैग्नेट बना। तो यहाँ पर ये जो दोनों लोग हैं जो कि इकोनॉमिस्ट्स हैं, इनके हिसाब से ये कहना गलत नहीं होगा कि मेक इन इंडिया ने एक इम्पैक्ट ज़रूर शो किया। आज मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि एप्पल के कंपोनेंट्स बनाने वाली एक महत्वपूर्ण यूनिट फॉक्सकॉन भारत के अंदर रहकर कई बिलियन डॉलर्स का बिजनेस कर रही है, चाइना के भी राइवल में बन चुकी है और आज उसको ये लगता है कि भारत जैसे देश में प्रोडक्शन करना उसके लिए एक फीजिबल स्ट्रैटेजी है। डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा रवैया है वो है प्रोटेक्शनिज्म का। डोनाल्ड ट्रंप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को ये प्रोटेक्शन देने के चक्कर में उनको धमकाता है कि आप अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स को बाहर बंद करके अमेरिका में लगाइए। इसी रीज़न से उसने टैरिफ का भी गेम खेला। समझने की बात यह है कि आज डराने धमकाने से कोई कंपनी यदि अगर अपना उत्पाद बंद करके वापस से अमेरिका चली जाए तो पहली बात ग्लोबल सप्लाई चेन्स पे उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। दूसरी बात यह है कि धमकाने डराने से ओवरनाइट प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ शिफ्ट नहीं होती। आज अमेरिका में अगर ये प्रोडक्शन फैसिलिटी फॉक्सकॉन की भारत से जाती भी है तो जिस प्रकार की स्किल्ड लेबर जो आज भारत में जिस कॉस्ट पर फॉक्सकॉन को मिलती है वो वहाँ पर अमेरिका में नहीं मिलेगी। और जाहिर सी बात है कि यदि फॉक्सकॉन को महंगी लेबर को देखना पड़ेगा तो वो इस चीज़ को कतई ही साथ नहीं देगा। आज दो चीज़ें इस पूरे डिबेट में निकलकर स्पष्ट होती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का रवैया एंटी ग्लोबलाइजेशन और बेसिकली प्रोटेक्शनिज्म की ओर है। एंटी ग्लोबलाइजेशन इसलिए क्योंकि ग्लोबलाइजेशन जब आया था उसका रूट फिनोमिना ये था कि पूरे वर्ल्ड को एक ग्लोबल इंटीग्रेटेड वर्ल्ड बनाया जाए, जिससे कि थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज के तहत, जो कि एक इकोनॉमिक्स में थ्योरी है जो कहती है कि जिस देश के पास जो भी एडवांटेज हो वो उस एडवांटेज का फ़ायदा उठाए और दूसरे देश के साथ एंगेज करे। यानी कि अगर भारत के पास लेबर का एडवांटेज है तो आज भारत अपनी लेबर को पोर्ट्रे करके दूसरे देशों से फॉरेन इन्वेस्टमेंट और पूंजी यानी कि एफडीआई को इनवाइट करे। इस कॉन्टेक्स्ट में डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया, जैसे मैंने बोला, वो एंटी ग्लोबलाइजेशन है
क्योंकि आज वो इसी पर्टिकुलर थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज के खिलाफ काम कर रहा है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप का जिस प्रकार से रवैया विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है, जो ओवरनाइट वो चाहता है कि प्रोडक्शन बेसिस शिफ्ट हो जाए, वो कतई ही पॉसिबल नहीं है। इस रीज़न से डोनाल्ड ट्रंप ग्लोबल इकोनॉमी में एक डिसरप्टर है, पर ये बात विश्व के सारे देश जानते हैं कि ये डिसरप्शंस टेम्पररी हैं। यहाँ पर सारा गेम है कि इन डिसरप्शंस को मैनेज कैसे करना है। भारत आज की डेट में इस प्रकार से इकोनॉमिकली राइज कर चुका है कि वो अपनी थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज को भी लीवरेज करेगा, वो अपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी लीवरेज करेगा, वो आज की डेट में अपनी स्किल्ड लेबर का भी प्रयोग करके एक ग्लोबल लेवल पर विश्व शक्ति बनेगा। तो ये तीनों चीज़ें भारत के फेवर में हैं और अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस समय इंडिया का सबसे बड़ा लीवरेज अगर कोई है तो वो नन अदर बट थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज है। इस चीज़ को कतई ही याद रखिएगा, भूलिएगा मत। थैंक यू।